एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स जो कक्षा 6 के हैं उनके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ, जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट चैप्टर का भावार्थ। साथ ही हम देखेंगे इस पूरे जो चैप्टर है मैं सबसे छोटी हूँ का सार, और इसी के साथ कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको इस जो चैप्टर है इसकी छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी इसी पार्ट में मिल जाए, ताकि आपको कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल सके। तो जुड़े रहना है एंड तक इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपके एग्जाम में आजकल जो लेखक या लेखिका होती हैं उनकी संबंधित जीवन परिचय पूछा जाता है, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से ली तथा वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है, जिनमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्रमुख स्तंभ छायावादी युग के कौन कौन से पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। तो यहाँ आपको एक आंसर मिल जाना है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो ये थी इनका छोटा सा जीवन परिचय से संबंधित जानकारी। अब हम देखेंगे सबसे पहले इस जो पूरी कविता है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पद्यांश देखेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो यहाँ पर जो छोटी बच्ची है वो किस तरह से अपनी माँ से कहती है कि वो हमेशा छोटी बच्ची रहे, माँ के साथ रहे। तो इस तरह से इस पूरी कविता में दिखाया गया है कि किस तरह से वो वर्णन करते हुए अपनी माँ से कहती है, अपनी जो हट होती है उसे किस तरह से वो प्रकट करती है। तो यहाँ सबसे पहले इस पैराग्राफ यानी इस पद्यांश की कठिन शब्दार्थ देखेंगे, जो कि है आंचल, जिसका अर्थ होता है आंचल अर्थात कपड़े का एक छोर, सदा अर्थात हमेशा। सबसे पहले आपको कोई भी पद्यांश आपकी एग्ज़ाम में अगर मिलता है तो आपको प्रसंग लिखना होता है, जिसमें आपको बताना होता है उस पद्यांश उस चैप्टर से रिलेट जो उसके लेखक लेखिका होते हैं वो बताना होता है, और उसमें क्या सारांश बताया गया है वो आपको लिखना होता है। इससे आपके जो मार्क्स हैं वो कभी भी कट नहीं होंगे, हाफ मार्क्स भी कभी कट नहीं होगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इसी तरह से डिस्कशन करते हैं उस पद्यांश का। तो यहाँ लिखेंगे, यह पद्यांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई मैं सबसे छोटी हूँ कविता से लिया गया है। इसमें छोटी बच्ची हमेशा माँ के साथ रहने की इच्छा प्रकट करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर व्याख्या या भावार्थ लिखेंगे। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं हमेशा ही छोटी रहूं अर्थात कभी बड़ी ना हूं, और सदा तुम्हारी गोद में सोया करूं। मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदा ही तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूं अर्थात छोटी बच्ची के रूप में सदा तुम्हारे अर्थात माँ के साथ ही रहूं। तो इस तरह से ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अगला पद्यांश, जो कि है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो अब हम देखेंगे इसके कठिन शब्दार्थ, जो कि हैं मात अर्थात हे माता, कर अर्थात हाथ, सज्जित अर्थात सजाकर या सुंदर बनाकर, गात अर्थात शरीर, सुखद अर्थात सुख देने वाली। प्रसंग में लिखेंगे, यह पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत की कविता मैं सबसे छोटी हूँ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्ची के बड़ी हो जाने पर माँ के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।
अब हम व्याख्या या भावार्थ देखेंगे, जो कि है छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि पहले तो तुम हमें बड़े बना देती हो और फिर तुम हमारे साथ छल करती हो। हे माँ, बड़ा हो जाने पर तुम दिन रात हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं रहती हो। तुम अपने हाथों से हमें खिलाकर, पिलाकर, मुंह धुलाकर, धूल झाड़ पोंछ कर और हमारे शरीर को सजाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो। तुम हमें खिलौनों से बहलाकर परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती हो। तो ये था इस पद्यांश का व्याख्या। अब हम देखेंगे अगला पद्यांश, जो कि लास्ट पद्यांश है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो देखेंगे इसके कठिन शब्दार्थ, जो कि हैं स्नेह अर्थात प्यार, निस्पृह अर्थात बिना इच्छा के, निर्भय अर्थात निडर, चंद्रोदय अर्थात चांद का उगना। अब हम देखेंगे प्रसंग, जो कि लिखेंगे यह पद्यांश सुमित्रा नृपंथ द्वारा रचित मैं सबसे छोटी हूँ कविता से लिया गया है। इसमें छोटी बच्ची छोटी ही रहना चाहती है ताकि माँ का प्यार मिलता रहे, यह वर्णन किया गया है इस प्रसंग में। अब हम देखेंगे इस प्रसंग अर्थात इस पद्यांश की व्याख्या या भावार्थ। छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे मुझे तुम्हारा प्यार दुलार नहीं मिले। मैं तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ। हे माँ, सदा छोटी बनकर तुम्हारे आंचल में बिना कुछ चाहे छिपी रहना चाहती हूँ और तुमसे बिना डर या झिझक के कह सकूँ कि मुझे उगता हुआ चंद्रमा दिखा दो। तो इस तरह से कंप्लीटली हमने देख लिया है इस पूरी कविता का भावार्थ कठिन शब्दार्थ के साथ। अब हम देखेंगे इसका कंप्लीट एक सार, जिससे आपको पूरा जो चैप्टर है वो एक ही सार में समझ आ जाए। तो यहाँ प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वे सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेलती रहेगी। उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ के प्रति जो माँ है उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी कविता थी ये मैं सबसे छोटी हूँ, जिसका हमने भावार्थ सहित सार देख लिया है। अब हम देखेंगे इस कविता से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले पार्ट है कविता से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो आंसर लिखेंगे, कवि सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है ताकि बच्ची को लंबे समय तक जो माँ का प्यार है वो मिलता रहे, खिलौने मिलते रहें, माँ का साथ मिलता रहे और विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिले। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे। तो आंसर लिखेंगे, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है ताकि बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रह सके। वह ऐसी बड़ी बनना नहीं पसंद करती जिससे वह माँ का प्यार ना पा सके, यानी बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं की कामना की गई है। मैं भी चाहता हूँ कि छोटा बना रहूँ और माँ के प्यार से कभी वंचित ना रहूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसका आशय बताना है आपको। तो लिखेंगे, बच्ची माँ से कहती है कि वे सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती है, जिससे वह अपनी माँ की जो आंचल है की छाया में रह सके। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो उसका साथ माँ से छूट जाएगा। माँ उसका साथ सदा हाथ पकड़े उसके साथ दिन रात नहीं फिर पाएगी अगर वह बड़ी हो जाएगी तो, अतः वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने छुटपन से बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। तो आंसर लिखेंगे, माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर फिरना,
माँ के हाथों से ही कुछ भी खाना, उससे ही नहाना धोना व सजना संवरना और परियों की कहानियाँ सुनना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। तो ये था पार्ट कविता से। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि है कविता से आगे। तो जहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपके एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली, उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ लिखेंगे इस आंसर को, मेरी माँ मेरे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती और तैयार करती है, टिफ़िन बॉक्स देकर समय से स्कूल छोड़ती एवं लाती है, मेरा गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है, रात में कहानियाँ सुनाती है। तो इसके अलावा जो भी आपके लिए माँ करती हैं वो भी आप जो आंसर है इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो लिखेंगे, बड़ा होने पर माँ अपने बच्चों को साथ नहीं घूमती या घुमाती, अपनी गोद में नहीं सुलाती, उसका मुख नहीं धोती, उसे न सजाती न संवारती, उसे परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती और न ही उसे खेलने के लिए खिलौना देती है। इसलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, जो कि है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो यहाँ लिखेंगे, अपनी संतान को माँ अपनी गोदी में सुलाती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, उसे नहलाती है, सजाती है और संवारती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, स्कूल भेजती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती भी है। तो ये था कविता से आगे क्वेश्चन के आंसर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। चांद की उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। बच्चे प्राय माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चांदनी रात में बहुत ही ठंडक लगती है जो आंखों को सुकून देती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो आंसर लिखेंगे, बच्ची खिलौने से खेलती होगी, वह अपनी सहेलियों के साथ भी खेलती होगी, वह दिन भर माँ के साथ आगे पीछे घूमती होगी, जहाँ जहाँ माँ जाती होगी वह भी साथ साथ जाती होगी, वह अपनी माँ से अन्य सामान मांगती होगी, वह माँ से गुड़िया बनाने की जिद करती होगी, माँ से कहानी सुनने की जिद करती होगी। इस प्रकार उसकी दिनचर्या होगी। थर्ड क्वेश्चन है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो आंसर लिखेंगे, ऐसे अवसरों पर माँ की व्यस्तता बढ़ जाती है। मेहमान के घर में होने पर माँ उनके लिए विशेष भोजन का प्रबंध करती है। उनकी ज़रूरतों का ध्यान पहले रखना पड़ता है। घर के बच्चों या अन्य सदस्यों की ज़रूरत बाद में देखी जाती है। इसी तरह किसी के बीमार होने पर माँ पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख में देती है। त्योहार के दिनों में माँ त्योहार की तैयारी को पहले पूरी निष्ठा से देखती है। स्वाभाविक रूप से इन विशेष अवसरों पर उसकी प्राथमिकता की परिभाषा बदल जाती है, अतः सामान्य दिनचर्या में फर्क आ जाता है। तो ये था अनुमान और कल्पना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर्स। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के पार्ट भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है। स्नेह प्रेम, ग्रह ग्रह, शांति सन्नाटा, निधन निर्धन, धूल राख, समान समान। तो यहाँ देखेंगे, स्नेह अर्थात छोटों के लिए प्रेम, धूल धूसरित, बच्चे को देख मन में स्नेह उमड़ पड़ा। प्रेम अर्थात छोटे बड़े सभी के लिए लगाव, राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। शांति अर्थात हलचल न होना, सुमन आज घर में इतनी शांति क्यों है।
सन्नाटा अर्थात चारों तरफ चुप्पी होना, रात होते ही गांवों में सन्नाटा फैल जाता है। धूल अर्थात मिट्टी, आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने योग्य है। राख अर्थात लकड़ी का जला भाग, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे इस राख को अब नदी में मत फेंकना। ग्रह नक्षत्र, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और एक होता है ग्रह जो कि अर्थ होता है जिसका घर। काव्य को आज गृह कार्य नहीं मिला है। निधन अर्थात मृत्यु, महात्मा जी के निधन से गांव शोक में डूब गया। निर्धन अर्थात गरीब, निर्धन सुदामा की मदद कर जो कृष्ण है, कृष्ण ने उसे अपने समान बना दिया। समान अर्थात बराबर, धन का समान बंटवारा होने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। सामान अर्थात वस्तु, घर में बिखरा सामान उठा लो। तो इस तरह से ये थे सभी शब्दों में अंतर। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि है कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो देखते हैं आंसर। मित्र शत्रु, आज मेरा मित्र मेरे घर आएगा। रावण राम को अपना शत्रु समझता था। इसी तरह से है उठना बैठना, तो उठना के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे बहुत देर हो गई, अब उठना चाहिए। बैठने के लिए यह जगह साफ है, हमें यहीं बैठना चाहिए। आगे पीछे, अब और आगे मत जाना। पानी का बहाव तेज है, पीछे के लिए करेंगे वाक्य प्रयोग। सुमन, जरा पीछे देखो कौन आ रहा है। इधर उधर, इधर का वाक्य प्रयोग करेंगे मधु में, तो इधर आना। उधर का प्रयोग करेंगे तुम बार बार उधर क्यों देख रहे हो। तो इस तरह से ये थे वाक्य प्रयोग सभी शब्दों के जो कि अपोजिट शब्द थे, जैसे दिन रात है इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कुछ करने को, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। क, एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं। ख, दूसरे समूह में वे जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूह के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटे बने रहना चाहते हैं या क्यों बड़े होना चाहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आपको 2 समूह बनाने हैं अपनी कक्षा में। एक समूह तो वो जो बच्चे छोटे ही रहना चाहते हैं और एक समूह वो जो बच्चे बड़े होना चाहते हैं। तो उन दोनों में बच्चे जो हैं वो छोटे बने रहना चाहते हैं, तो क्यों बने रहना चाहते हैं वो बताएंगे, और जो बड़े होना चाहते हैं वो भी बताएंगे कि वो क्यों बड़े रहना चाहते हैं। तो आंसर देखेंगे जिसमें लिखेंगे 8-8 बच्चे करके 2 समूह बनाएंगे। आपकी कक्षा में जितने भी हैं आप उनको डिवाइड कर लीजिए, उतने समूह बनाइए, बराबर बराबर एक दूसरे के सामने रखिए, बैठिए। ठीक है, इन दोनों समूह के बच्चे एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप इसे कक्षा में परफॉर्म करना है। ठीक है। ओजस्व, मैं चाहता हूँ सदा माता पिता के साथ ही रहूँ। आयुष, मैं बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। मेहा, परियों की कहानियाँ सुनने के लिए मैं छोटी बने रहना चाहती हूँ। अंशु, मैं बड़ी बड़ी किताबों के बोझ तले दबा नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स इससे अच्छे से परफॉर्म करें। बहुत ही मज़ेदार रोचक तथ्य होगा अगर आप इसे अपनी कक्षा में करेंगे। तो इस तरह से देखा हमने पूरे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरे जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है आपको इस पूरे चैप्टर को। तो इसी तरह हम आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।